Good morning, students. In today's video, we will discuss about the 8th class 8th chapter of science, that is cell structure and functions. इस चैप्टर के अंदर हम सेल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो इन सब के बारे में हम चैप्टर 8 के अंदर स्टडी करेंगे इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी सी द मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट इज लिविंग एंड द नॉन लिविंग। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उनमें से कुछ आपके लिविंग होते हैं एंड सम आर द नॉन लिविंग। तो आप लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में 6th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि विच आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विच आर द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो लिविंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लिविंग कौन कौन से होते हैं। तो इनके कुछ करैक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। दे नीड फूड, दे ग्रो, दे रिप्रोड्यूस, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस द यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड एंड दे शो द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ये सारे करैक्टर्स लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। तो ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सारे किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life of all organism, all living organisms। कि सेल है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। 9th क्लास के अंदर भी आपका यही चैप्टर है। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, एक्सप्लेन द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम सभी जानते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, because we know the cellular level of organization, cellular level of organization। क्योंकि हम किसके बारे में जानते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। क्या होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेल्स ग्रुप टुगेदर, दे मेक्स द टिश्यू, tissues group together, they makes the organ, different organs group together, they make the organ system, and different organ systems work with coordination, they makes an organism। तो ये ऑर्गेनिज्म, इसको बनने के लिए द बेसिक यूनिट इज द सेल। ये आपकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं। और ये सेल्स मिलकर के क्या करती हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर दे मेक द ऑर्गन सिस्टम एंड मेक्स एन organism। when the organ system work with coordination they makes an organism। वो एक organism की formation कर देते हैं। सेल्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ऑर्गन्स की हम बात करें, नाक, कान, मुंह, ये सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन सिस्टम 7th क्लास में आपने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सारे सिस्टम्स हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर आते हैं। और जब ये सारे सिस्टम्स वर्क विद कोऑर्डिनेशन दे मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इन सब के अंदर ये आपके सेल्स होती हैं। तो सेल इज़ द माइक्रोस्कोपिक यूनिट
ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सेल को क्या कह सकते हैं? सेल इज द माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपकी क्या है? माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी कि ये सबसे छोटी यूनिट है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। तो इन सब के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज डिस्कवरी एंड द हिस्ट्री ऑफ द सेल, कि डिस्कवरी कैसे हुई सेल की, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Cell was discovered by Robert Hooke. सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 के अंदर। कैसे डिस्कवर किया? ही टेक द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क एक वुड होती है जो कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा, जो बॉटल्स को क्लोज करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आल्सो द कॉर्क। या आप टेनिस खेलते हैं तो जो हमारी शटल कॉक होती है उसका बेस जो होता है दैट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ कॉर्क। तो ये कॉर्क प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो उसने उसी की एक थिन स्लाइस ली एंड ऑब्जर्व इट under self-made microscope, और उसे किसके नीचे ऑब्जर्व किया? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। He found little compartments or room like structure which resembles to honeycomb like structure, honeycomb like structure, जो किससे बिलोंग कर रहा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आप सबने देखा होगा। हनीकॉम्ब कैसा होता है? जैसे मान लो ये पेड़ की कोई ब्रांच है और इसके ऊपर आप जब कोई भी हनीकॉम्ब देखेंगे तो वो इस तरह का आपको दिखाई देता है। उसके अंदर इस तरह के लिटिल रूम्स बने हुए होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ही नेम्ड इट सेल, उसने इसको क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। क्यों? बिकॉज इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन के अंदर सेल मीन्स लिटिल रूम। सेल का मीनिंग क्या होता है? लिटिल रूम। किस लैंग्वेज में? लैटिन के अंदर। क्योंकि पुराने समय की हम बात करें तो उस समय हमारी दो ही लैंग्वेज थी जो वेल डेवलप्ड थी। कौन कौन सी? एक ग्रीक और दूसरी लैटिन। तो लैटिन के अंदर जो हमारा सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम, ही नेम्ड इट सेल, उसने इसको क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। तो दैट वाज ए डेड सेल। ये कौन सी थी? एक डेड सेल थी। क्यों? क्योंकि जो कॉर्क है दैट इज़ द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का डेड पार्ट होता है। तो इस तरह से डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद है कि इसको स्टडी करने के लिए उसने किसकी हेल्प से इसको ऑब्जर्व किया था? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस
विच हेल्प अस टू सी द स्मॉल थिंग्स। ये आपकी एक डिवाइस होती है जो हमारी हेल्प करती है टू सी द माइक्रो थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, जिन चीज़ों को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को देखने के लिए हम किसकी ही यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप आपके 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर एक सिंगल लेंस लगा हुआ होता है, जो कि जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हमारे स्कूलों के अंदर मिलता है। जिसको या आपने देखा होगा कि जब आप घड़ी वगैरह से रिपेयर करवाने जाते हैं, तो वॉच रिपेयर करवाने जाते हैं, तो उनके पास एक इस तरह का लेंस होता है, और कई ज्योमेट्री बॉक्स में बच्चों के पास भी होता है। दैट इज़ आल्सो द सिंपल माइक्रोस्कोप दैट हैज़ ए सिंगल लेंस, और दैट इज़ आल्सो नोन एज द मैग्नीफाइंग ग्लास। सेकेंड वन इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होते हैं, 2 लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं। वन इज नियर द ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड सेकेंड वाज नियर द आई, दैट इज द आई पीस। वन नियर द ऑब्जेक्ट, नियर द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है उसके पास जो लेंस होता है, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव लेंस, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। एंड नियर द आई, दैट इज नोन एज द आई पीस। तो ये 2 लेंस होते हैं, और दोनों कंबाइनेशन के द्वारा काम करते हैं, दोनों की पावर कंबाइन हो जाती है, और उसके द्वारा हमें ऑब्जेक्ट की साइज़ को ये इंक्रीज़ करके दिखाने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट साइज़ को इंक्रीज़ करके, मैग्नीफाइंग करके हमें ये उसे शो करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा होता है, थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करें, ये दोनों जो लेंस आपके माइक्रोस्कोप हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों आपके स्कूल लैब्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनको हम स्कूल लैब्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो आपको कहाँ मिलेगा, इन द रिसर्च लैब्स, जहाँ पे रिसर्च की जाती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं, वहाँ पे इनको हम देख सकते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अंदर कोई भी लेंस नहीं होता है, इट डज नॉट हैव एनी लेंस, कोई भी लेंस इसमें नहीं होता है। इट हैज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसके अंदर क्या होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनकी हेल्प से ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को 1 लाख से 5 लाख टाइम्स तक ये क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से 1 लाख से लेकर के 5 लाख टाइम्स तक ये उसे क्या कर देता है, मैग्नीफाई करके हमें ये शो करने का काम करता है, दिखाने का काम करता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपका बेसिकली कहाँ मिलता है, इट इज़ फाउंड इन द रिसर्च लैब्स, रिसर्च लैब्स के अंदर ये हमें मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे कि सेल के अंदर जब भी आप स्लाइड वगैरह बनाते हैं लैब में जा कर के, तो उनको स्टेन किया जाता है। स्टेन का मतलब होता है कलरिंग, स्टेनिंग। क्योंकि क्यों करते हैं हम स्टेनिंग, क्योंकि जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, सेल के ऑर्गेनलीज हैं, वो आपके कलरलेस होते हैं, और वो कोई भी कलरलेस चीज़ हमें जल्दी से दिखाई नहीं देती देन दैट ऑफ द कलर्ड ऑब्जेक्ट।
तो अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज द स्टेनिंग। स्टेनिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में कहें दैट इज कलरिंग। इसको हम कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज द सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। क्यों करते हैं? सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। तो कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट है या कलरलेस है उसको हम देख नहीं सकते, उनको ऑब्जर्व करना हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल होता है। सो वी प्रोवाइड कलर्स। हम उनको क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइज। किसकी हेल्प से? डाइज की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम किसकी हेल्प से? डाइज। और जिनको हम क्या कहते हैं? स्टेन कहते हैं। ये इनको क्या करते हैं? कलर। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम बालों के अंदर डाई करवाते हैं, कपड़ों को डाई करवाते हैं, तो उनको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यही काम आपका स्टेनिंग के द्वारा किया जाता है। आपकी बुक के अंदर बहुत सारी स्टेन्स हैं जिनके नाम दे रखे हैं, लाइक द सेफ्रानिन, ईओसिन एंड द मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट। ये सारे आपके क्या हैं? स्टेन्स के नाम हैं। कौन कौन सी स्टेन्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं? बेसिकली मिथाइल ब्लू, मिथाइल ब्लू ये आपकी एक स्टेन है। सेफ्रानिन, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। और इसके अलावा एक और है आपकी ईओसिन। ये सारी स्टेन्स के नाम हैं जिनको हम कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें तो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड। अगर ये आपके ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनको हम सेल के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे जो होते हैं दैट इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इन दो कैटेगरीज के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। द organisms which are made up of single cell, जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं। एंड ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय ए सिंगल सेल। एंड all life processes, लाइफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं? लाइक एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वो सारे लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। न्यूट्रिशन एंड ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय ए सिंगल सेल। उनको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट,
ये सारे आपके कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि आपके मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल के बने हुए होते हैं और लाइफ के सारे प्रोसेस एक ही सेल के द्वारा ये कैरी आउट किए गए होते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप है, दैट इज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स which are made up of more than one cell and life processes are carry out by different cells or you can say tissues। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव्स द डिवीजन ऑफ लेबर। इनके अंदर क्या होती है? डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? फॉर द पर्टिकुलर वर्क पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट और द टिश्यूज आर प्रेजेंट। तो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, एंड द ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय द डिफरेंट सेल्स, और सभी प्रोसेस अलग अलग तरह की सेल्स के द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं। लाइक रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल होती हैं, सर्कुलेशन के लिए अलग होती हैं, डाइजेशन के लिए अलग होती हैं, तो दे आर नोन एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर आते हैं आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों आपके किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारा हमारा किसके बारे में है? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। उसके बाद है आपका दैट इज़ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमने पहले भी बात की थी स्टार्टिंग में, उसी के बारे में पूरा टॉपिक आ गया। दैट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Next is the levels of organization. Levels of organizations के अंदर फ्रॉम, कहाँ से? सेल से ये स्टार्ट होता है। फ्रॉम सेल टू द ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिजम्स। सेल से शुरू होता है ये और ऑर्गेनिज्म पे जाकर के ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल्स हैं वो आपकी क्या हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। दे ग्रुप टुगेदर, द सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू कैरी आउट द सिमिलर फंक्शन। दे मेक्स द टिश्यू, वो किसको बनाती हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। एंड द डिफरेंट टिश्यूज वर्क विद टुगेदर एंड मेक्स द ऑर्गन, और बहुत सारे टिश्यूज़ हैं वो मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स ग्रुप टुगेदर द टिश्यूज, टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू मेक द ऑर्गन्स, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क विद कोऑर्डिनेशन, दे मेक्स द ऑर्गन सिस्टम। वो मिलकर के बहुत सारे क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन करते हैं। एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वर्क विद कोऑर्डिनेशन, दे मेक एन ऑर्गेनिज्म, और वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं।
तो सेल्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। टिश्यू के एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू ये प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू ये सारे प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन्स की हम बात करें तो ऑर्गन की हम बात करें तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, and rectum, and then goes to the anus। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है एंड एनस, तो ये सारे ऑर्गन्स हमने कहाँ पढ़े थे? दे ग्रुप टुगेदर एंड मेक ए सिस्टम नेम्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बना देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स व्हेन वर्क विद कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर के काम करते हैं, देन दे मेक्स द ऑर्गेनिज्म, और वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये सारे हमारे सिस्टम्स हैं विच वर्क विद कोऑर्डिनेशन एंड मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, जो मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आगे का जो है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि सेल की शेप कैसी होती है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनलीज होते हैं और वो उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल स्टे होम, रिमेन हेल्दी एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।